an is said to approach the limit L when n tending to infinite if for each epsilon is greater than 0 there exists a positive number m depending upon epsilon such that an minus L का मॉड जो है वो एप्सिलॉन से कम होना चाहिए फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ओके, तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट an इक्वल टू L। अब आप यहाँ पे देखेंगे अगर आप an माइनस एल करेंगे जो आपका nth टर्म होगा और उसकी जो लिमिट की वैल्यू आ रही है उसको आप माइनस करेंगे तो वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा ही होना चाहिए। ओके, और तब क्या होगा हमारा एल माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इज लेस देन an और इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। ओके, अगर आप इसको डिटेल में समझना है लिमिट ऑफ सीक्वेंस, आपको इसमें बेसिकली लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट an आपको निकालना होता है, तो इसमें इस मेथड की ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे ही देख लीजिए। और अगर आपको इसको डिटेल में चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इस पर दूसरी वीडियो बना दूँगी। ओके, अभी तो इसमें मैं इन वीडियोज़ में मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फार्मूलेस बता रही हूँ और उसके बेसिस पे आप कैसे क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ओके, जैसे कि आप ये ऐसा आ सकता है कि एग्जाम में बताइए कि कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो हमेशा बाउंडेड होगा, ये हमेशा बात ट्रू होगी कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो हमेशा वो बाउंडेड ही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपका फंक्शन कोई आपका सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कन्वर्जेंट ही होगा। ओके, जैसे कि आप मान लीजिए आपका एग्जाम्पल इसके लिए लिखा हुआ है, जैसे an की वैल्यू आपको दी है -1 की पावर n। ये जो हमारा ये सीक्वेंस है वो बाउंडेड तो है, कैसे बाउंडेड है, इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। ओके, -1 और 1 दो ही वैल्यू आ गई है, मतलब ये बाउंडेड तो है बट ये कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि आपको इसमें दो वैल्यूज मिल रही है, एक -1 मिल रही है और एक 1 मिल रही है। -1 आपको तब मिलेगी जब आप ऑड नंबर रखेंगे और +1 कब मिल रही है जब इसको आप इवन नंबर रखें, मतलब कि ऑसिलेट कर रही है, ये कन्वर्जेंट नहीं है सीरीज। ओके, ये सीक्वेंस जो आपका कन्वर्जेंट नहीं है, इसलिए क्या होगा ये जो हमारा जो an है वो बाउंडेड तो है बट कन्वर्जेंट नहीं है, इसलिए इट डजेंट हैव अ यूनिक लिमिटिंग पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि -1 और 1 इसके दो लिमिटिंग पॉइंट आ रहे हैं। ओके, तो क्या निकला आपका कंक्लूजन, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ओके, ट्रू हो भी सकता है और ट्रू नहीं भी हो सकता, लेकिन आप ये कहेंगे अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि अगर मान लीजिए कोई बाउंडेड सीक्वेंस है वो हमेशा कन्वर्जेंट होगा, तो आपको लिखना है नहीं, हमेशा नहीं होता। ओके, अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस। इसके लिए थ्योरम्स होती हैं, 7-8 थ्योरम्स हैं, आपको मैं पहले थ्योरम बताती हूँ। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ए मोनोटोनिक सीक्वेंस इज दैट इट इज बाउंडेड। अगर आपका कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस है, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, अगर आपको ना पता हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं, आपको उसमें अच्छे से पता हुआ है। ओके, तो मोनोटोनिक सीक्वेंस कैसे कहते हैं, जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो उसको हम क्या कह सकते हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। ओके, तो अगर वो सीक्वेंस जो हमारा बाउंडेड हो तो उसके लिए वही कन्वर्जेंस हो जाएगा। अगर वो हमारा फंक्शन बाउंडेड आ रहा है तो इसमें लिखा हुआ ना द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ए मोनोटोनिक सीक्वेंस इज दैट इट इज़ बाउंडेड। ओके, a monotonic increasing sequence which is bounded above and monotonic decreasing sequence which is bounded below convergence। ओके, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया कि मतलब वो हमेशा उसकी वैल्यू बढ़ती ही जा रही है, तो बाउंडेड अबव अगर मतलब उसको हम ऊपर से बाउंड करते हैं मतलब वो हाईएस्ट वैल्यू होगी, तो अगर वो बाउंडेड हो गई तो मतलब एक स्टार्ट करेगी पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से भी बाउंड है और अबव के पॉइंट से भी बाउंड हो गया, तो मतलब वो हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। ओके, तो ये लिखा हुआ है ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड अबव एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड बिलो कन्वर्जेंस। ओके, और हमारी थ्योरम 2 आती है, इफ़ ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, यही दिया है MIS का मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज़ नॉट बाउंडेड अबव इट डाइवर्जेस टू इन्फाइनाइट। अगर आप इसको ऊपर से बाउंड नहीं करेंगे तो हमारी ये इन्फाइनाइट तक वैल्यू चली जाएगी, क्योंकि हमेशा इसमें जैसे इसमें क्या होता है A1 इज़ ग्रेटर देन A2, मतलब A1 इज़ लेस देन A2, A2 इज़ लेस देन A3, ऐसे ही आपका वैल्यू और जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस इन्फाइनाइट। ओके, तो अगर हमारा जो MIS है अगर वो नॉट बाउंडेड अबव है तो हमारा ये क्या करेगा, डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फाइनाइट। ओके,
और इफ़ ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड बिलो इट डाइवर्जेस टू माइनस इन्फाइनाइट। वो माइनस इन्फाइनाइट में, इसमें क्या होता है कि हमारा जो MDS इज नॉट बाउंडेड ऑफ वो इट डाइवर्जेस टू माइनस इन्फाइनाइट। इसमें क्या होता है A1 इज ग्रेटर देन A2, A2 इज ग्रेटर देन A3, ऐसे मतलब वो डिक्रीज करता जाता है। ओके, तो इसमें क्या होगा कि अगर आपका कोई MDS है वो नॉट बाउंडेड बिलो है तो हमारा क्या होगा डाइवर्जेस टू माइनस इन्फाइनाइट। ओके, हमारी थ्योरम 4 आती है, इफ़ AN एक सीरीज है और BN एक सीरीज है, आर टू कन्वर्जेंस सीक्वेंस देन AN प्लस BN इज आल्सो कन्वर्जेंस। ओके, अगर आपके पास दो सीक्वेंस, आपको पता है कि अगर आपको दिया हुआ है कि एक हमारे पास एक AN सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंस है और एक BN है वो भी कन्वर्जेंट है, तो हमारा वो क्या होगा, वो अगर आप उन दोनों का सम कर देंगे तो वो भी हमारा कन्वर्जेंट ही आएगा। ओके, जैसे मान लीजिए आपकी वैल्यू दी है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट AN इक्वल टू A दी है उसकी वैल्यू, एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट BN इक्वल टू B दी है, तो हमारा जो AN प्लस BN निकालेंगे आप, उसकी लिमिट हमें क्या आएगी A प्लस B आ जाएगी। ओके, और ऐसे ही हमारा थ्योरम 5 है, अगर AN एंड BN आर टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस सच डैट, जैसे एक की वैल्यू AN की वैल्यू आपकी A आ रही है एंड BN की वैल्यू B आ रही है, यहाँ पे LT हमने n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये नहीं रहेगा, इसका मतलब भी यही होता है। अगर आपको लिमिट भी ऐसे करके मिला तो इसका मतलब ये होता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर AN BN इज आल्सो कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू AB, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो आपकी जो ये भी सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट होगा, और कहाँ पे कन्वर्जेस करेगा, A इंटू B में। ओके, और ऐसे ही अगर आप डिवाइड भी करते हैं तो हमेशा उसी को कन्वर्ज करेगा 8/B को, बस प्रोवाइडेड ये होना चाहिए B हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं कि मॉड AN और जो हमारा सीक्वेंस होता है मॉड AN कन्वर्जेस टू 0, इफ़ का मतलब क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ AN कन्वर्जेस टू 0। अगर आपका सीक्वेंस है वो AN, मान लीजिए आपका सीक्वेंस है वो 0 को कन्वर्ज कर रहा है तो मॉड ऑफ AN भी हमारा 0 को कन्वर्ज करेगा। ओके, और हमारी थ्योरम 7 क्या है, इफ़ AN कन्वर्जेस टू A एंड AN इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल n देन A हमारा भी वो 0 से बड़ा होगा। ओके, और ये देख लीजिए थ्योरम 8 क्या है, इफ AN टेंडिंग टू A एंड BN टेंडिंग टू B एंड AN जो है हमारा वो BN से छोटा है फॉर ऑल, देन हमारा A भी छोटा होगा B से। ओके, मतलब हमारा अगर AN की वैल्यू AN इज लेस देन और इक्वल टू BN है तो हमारा A भी लेस देन और इक्वल टू B ही होगा। ओके, ऐसे ही आप ये भी देख लेते हैं, आप इसको स्क्वेज, ये जो थ्योरम 9 है उसको हम स्क्वेज प्रिंसिपल भी कहते हैं। जैसे आपका दे दिया कि स्क्वेज प्रिंसिपल क्या होता है, आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए तो आपको ये वाला ऑप्शन जहाँ दिखेगा कि अगर AN हमारा L को टेंड कर रहा है, BN L को टेंड कर रहा है एंड CN एंड AN और BN के बीच में हमारा CN है तो हमारा CN भी क्या होगा, L को टेंड करेगा। इसको आप क्या कहते हैं, स्क्वेज प्रिंसिपल कहते हैं। देन फ्रेंड ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सीरीज़ के बारे में। ओके, थैंक यू।